हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी के 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन प्रैक्टिस और 64 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से अगर का विजिट कर सकते हो। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जी हिंदी के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आप इसमें से कितना प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर पाते हो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है ये हमें पता चल सके। आज के इस क्लास का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लेना है, इतने में आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए 5 जातीय वर्गीकरण जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब किया गया था, तो ये आपका 1969 में किया गया था। R.H. व्हिटेकर के द्वारा वनस्पति प्राणियों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है कि किसका जो इकाई ये सेम है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ कार्य और शक्ति। तो कार्य का यूनिट क्या होता है ये आपको यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहिए। तो कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य का आपका यूनिट जूल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का आपका वाट होता है। तो कार्य का यूनिट आपका जूल होता है, लेकिन शक्ति का वाट होता है। तो दोनों आपका सेम है, तो ये आपका सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना कि किसका यूनिट सेम है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ बल आघूर्ण और जड़त आघूर्ण के बारे में यहाँ पर आपको दिया है। तो देखिए बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है ये आपको यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहिए। तो बल आघूर्ण की अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूटन मीटर होता है। इसके बराबर आपका होना चाहिए किसका, तो जड़त आघूर्ण का। और जड़त आघूर्ण की अगर हम बात करें तो इसका होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों भी आपका यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ कार्य और बल आघूर्ण दिया हुआ। तो देखिए कार्य का यूनिट क्या होता है, तो कार्य का यूनिट आपका जूल होता है। ओके, कार्य का क्या होता है, तो कार्य का यूनिट आपका जूल होता है। या तो फिर आप इसी को लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 जूल बराबर आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसी को आप इसी के बराबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की अगर हम बात करें तो बल आघूर्ण का जो आपका यूनिट होता है इसका भी क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। तो इन दोनों का यहाँ पर यूनिट क्या आपस में समान है, जिसके कारण ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपसे चीज़ें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है, तो ये आपका कार्य और बल आघूर्ण का है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें डी की, तो इसमें दिया हुआ आपका बल आघूर्ण दिया हुआ। तो बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, तो बल आघूर्ण की यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूटन मीटर होता है। और कोणीय अगर संवेग की अगर हम बात करें तो कोणीय संवेग का जो आपका यूनिट होता है ये आपका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट आपका सेम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट से रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न पढ़ा करके रखा है, तो प्ले लिस्ट जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एसआई यूनिट से रिलेटेड जितना भी आपका यूनिट से रिलेटेड प्रश्न बनता है, इसको मैंने ऑलरेडी करा करके रखा है। तो वहाँ से अगर विजिट कर लोगे तो यूनिट से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, 3 नंबर में पूछा जा रहा है सितारों की दूरी किससे मापी जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो ये सारा प्रश्न आपका हो चुका है कि ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें, तो प्रकाश वर्ष में, यानी खगोलीय पिंडों की जो डिस्टेंस होती है इसको प्रकाश वर्ष के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी कि 2 तारों के बीच जो दूरी होती है इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इसको प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, 4 नंबर में पूछा जा रहा है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, तो ये आपका जो करती है ये आपके आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में ALU का पूर्ण रूप क्या है। बताइए ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ALU की अगर हम बात करें तो इसका जो आपको पूर्ण रूप जो इसका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो होता है ये क्या होता है कि CPU का एक हिस्सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ये आपका हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये आपका ALU होता है। और इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर आपको सिंपल समझना कि गूगल का जो परिवर्तित रूप है ये क्या है, तो गूगल, जिसमें कि जो कि आपके फ़ोन में जो है
गूगल जो है जिसमें कि आप सर्च करते हो, जिसको सर्च इंजन बोलते हो, वो जो है किसका परिवर्तित रूप है, तो ये आपका गूगल का परिवर्तित रूप है। इसका यहाँ पर बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। ऑप्शन ए खोज करना, ऑप्शन बी सूचीबद्ध करना, ऑप्शन सी स्क्रॉल करना, ऑप्शन डी संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। तो यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है, गूगल का जो अर्थ होता है क्या होता है, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पीछे कुछ लॉजिक है। ठीक है, यानी एक अमेरिकी गणितज्ञ थे, अमेरिकी जो गणितज्ञ थे, इसका नाम क्या था, तो एडवर्ड केसनर थे। क्या थे, एडवर्ड केसनर थे, जिसके द्वारा कि अपनी 9 वर्षीय भतीजे को ये पूछा गया था, यानी एक उसको डिजिट दे गया था, यानी 10⁻100 दे करके उनसे पूछा गया था कि इसका एक न्यू नाम अगर नामांकन करे तो इसका क्या रखा जाए। तो उन जो 9 वर्षीय जो उनका जो भतीजा थे, भतीजे के द्वारा ये नाम दिया गया था गूगल। ठीक है, तो इसी गूगल से यहाँ पर गूगल जो ये परिवर्तित रूप होकर के ये एक सर्च इंजन के रूप में जो है इसको जो नामांकन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पीछे यही लॉजिक है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि जो ये गूगल जो शब्द है इसका जो है उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो एक मैथ के वर्ड से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, कार्बनडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड का इसका जो है दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिलिकॉन जो कार्बाइड है इसका सूत्र क्या होता है, तो SiC। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, एक मॉल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कितने परमाणु मौजूद होते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसी को पूछा जाता है कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसका जो मान होता है ये आपका होता है 6.023। कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा विटामिन है। तो बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है, जैसे किसी भी फ्रूट वगैरह में अगर कोई विटामिन है, यानी कि वो क्या होता है कि जैसे फ्रूट को हम लोग धोते हैं उसमें क्या होता है कि जो विटामिन सी होता है ना, ये क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। इसके अलावा चावल की बात करें तो चावल में भी जो भी विटामिन सी जो आपका पाया जाता है अधिकतर ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, उसको जब हम लोग क्या कहते हैं धो देते हैं तो उसमें क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है ये नष्ट हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको पूछी जा रही है कि कौन सा विटामिन है जो कि भंडारण के दौरान या धोने के बाद क्या होता है कि यानी परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। तो ये आपका विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी की अगर हम बात करें, इसका केमिकल नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, जो कि सनलाइट की उपस्थिति में, इसके अलावा मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये आपका आंवला में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम की अगर हम बात करें तो इसका अस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो ये आपका केला में पाया जाता है, विटामिन B6। इसके अलावा विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये रक्त स्कंदन में ये भूमिका निभाती है, यानी कि ब्लड अगर निकलता है, कहीं भी बॉडी अगर कट जाता है तो ब्लड अगर निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करता है कि रक्त को जमाने में, थक्का जमाने में एक जालीनुमा आकृति बना देती है, जिसके कारण से रक्त क्या होता है कि थक्का जम जाता है। तो वो क्या होता है कि रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, उसमें किसका भूमिका होती है, इसमें सबसे ज़्यादा के की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही है कि आसानी से नष्ट होने वाली विटामिन या भंडारण या फिर धोने के कारण से जो विटामिन आपका नष्ट होता है, इसमें आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर फिर से समझते हैं कि विटामिन जो होता है, कौन सा विटामिन आपका वाटर सोलेबल होता है, यानी कौन सा विटामिन वाटर सोलेबल होता है और कौन सा विटामिन आपका फेट सोलेबल होता है। तो देखिए बसा में जो आपका घुलनशील होता है, सबसे पहले हम लोग बसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, जो कि आपका मुख्य तौर पर ये पूछा जाता है बार बार। तो बसा में घुलनशील की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए, डी हो जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद जो के होता है। इतने जो आपके यहाँ पर विटामिन होते हैं ये क्या होता है कि आपका बसा में घुलनशील होते हैं। पानी की अगर हम बात करें कि पानी में कौन कौन से आपके विटामिन घुलनशील होते हैं, तो ये आपका सी, एच और बी जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहेगा कहीं कहीं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स हो रहेगा या तो फिर ओनली आपको यहाँ पर बी लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सी एच बी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो होता है ये पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं। फेट सोलेबल की अगर हम बात करें तो ए डी ई के होते हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका नष्ट होने वाली विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में,
हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्याएं कितनी होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो इसमें देखिए किसी भी प्रकार की संख्याएं नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका प्रोटॉन भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो भी आपका तत्व है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये क्या होता है कि ये नाभिक में स्थित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही है आपसे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की कितनी संख्याएं होती है, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें एक भी संख्याएं नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आपका प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में गैसोलीन के दहन का ऊष्मा का मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि गैसोलीन के दहन का ऊष्मा का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है ये 47,300 किलो जूल पर केजी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं उपछाया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सूर्य जो आपका ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य, चूंकि पृथ्वी तो यहाँ पर आपका निश्चित है, पृथ्वी के बीच और सूर्य के बीच, चूंकि सूर्य क्या, चंद्रमा जो है ये आपका सूर्य के नीचे है। पहले क्या आपका, तो पहले आपका सूर्य है, उसके बाद क्या है तो ये आपका चंद्रमा आता है, उसके बाद क्या आता है आपका चंद्रमा आता है, उसके बाद आपका क्या आता है तो ये आपका पृथ्वी आता है। तो देखिए जब सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा, चंद्रमा का रोशनी जो होता है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है। यानी कि सूर्य का रोशनी जो होता है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो चंद्रमा कहाँ पर आ जाएगा, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब चंद्रमा की पूरी तरह से, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, तो इसको उपछाया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में समुद्र के जल के किन 2 दिन में 2 बार तालबंद उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो बताइए कि समुद्र जल के दिन में 2 बार तालबंद उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो बताइए क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ज्वार भाटा, ऑप्शन बी समुद्री प्रवाह, ऑप्शन सी तरंग, ऑप्शन डी जल चक्र। तो बताइए इसको क्या कहा जाता है। इसको हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। यानी समुद्री का जो जल का जो उतार चढ़ाव होता है 2 बार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर में पूछा जा रहा है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है। बताइए कि दक्षिणी ध्रुव जो है ये उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक शीतलक क्यों है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसलिए है उच्च तुंगता के कारण से है, ठीक है। तो इसमें आपका मिस्टेक हो गया है, यानी ऑप्शन इसमें जो है छूट गया है, ठीक है। तो यह उच्च तुंगता के कारण, उच्च तुंगता कहने का मतलब है आपका कि यानी कि ये जो है ना दक्षिणी ध्रुव जो आपका है, दक्षिणी ध्रुव क्या है समुद्र से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण से ये जो है यहाँ पर शीतलक महसूस यानी ठंडक महसूस होती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपको कट गया तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बताइए किस वर्ष प्रारंभ की गई थी जीवन ज्योति योजना जो है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 2015 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो ये आपका 9 मई को किया गया था। कब किया गया था, 9 मई 2015 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये सर्वप्रथम जो किया गया था वेस्ट बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। बताइए हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 17 नंबर में पूछा जा रहा है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। बताइए किसके द्वारा परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया गया था, तो ये किया गया था बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ये कब किया गया था, तो ये आपका 1911 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस खिलाड़ी के द्वारा वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी रवि शास्त्री।
तो यहाँ पर आपको बताना कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है वन डे वंडर्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा दिया, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब लिखा गया था तो ये 1985 में लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये डेट आपको पूछा नहीं जाएगा खिलाड़ी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, बताइए कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भगवद गीता, ऑप्शन बी वाणी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहब। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो आपका सिख धर्म का जो पवित्र पुस्तक जो माना जाता है ये गुरु ग्रंथ साहब को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र है, बताइए किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका रस्टिन बॉन्ड जो ये पुस्तक, इसमें आपका रष्टि नामक का पात्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो पता है कि कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। तो देवघर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये आपका क्रिकेट में दी जाती है। इसके अलावा एसीज की अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। राइडर कप की अगर हम बात करें तो ये आपका क्रिकेट में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा रणजीत ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्रिकेट में दिया जाता है। राइडर कप देखिए, राइडर कप जो होता है ये किसी क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। राइडर कप जो है यह पुरुषों का एक गोल्फ प्रतियोगिता है, जिसमें कि आपका राइडर कप को दिया जाता है। गोल्फ के खेल होते हैं, गोल्फ खेल होता है जिसमें कि पुरुषों की यानी पुरुष की उसमें जो है प्रतियोगिताएं होती है, पुरुष उसमें भाग लेते हैं, उसमें जो आपका राइडर कप संबंधित है उसमें आपका राइडर कप दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखना है कि देवघर ट्रॉफी जो है, ठीक है, इसके अलावा एसीज की अगर हम बात करें और रणजी ट्रॉफी, इन तीनों को आपको याद रखना है। ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, चूंकि प्रश्न जो पूछा जाता है आपको ट्रॉफी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपको कि इनमें से कौन सा आपका क्रिकेट से संबंधित है या कौन सा आपका जो है गोल्फ से संबंधित है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको गोल्फ से संबंधित आपका राइडर कप है और बाकी आपका ऑप्शन सभी जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, योग्यतम की उत्तरजीविता किसने प्रतिपादित किया था। बताइए कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। तो बताइए कौन सा किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर का किला, जो कि आपके मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है, ठीक है। ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कौन सा अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये ग्वालियर का किला जो है ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये जो बनाया गया था ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, कितवीं शताब्दी में। तो ये आपका 8वीं शताब्दी में जो है मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो ये मानसिंह तोमर के द्वारा ये जो है आपका बनाया गया था ग्वालियर का किला। किसके द्वारा, मानसिंह तोमर के द्वारा, जो कि ग्वालियर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, वृक्षों के लघुकरण छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए इसका नाम क्या है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर किया अगर हम बात करें आपका हो जाएगा बोनसाई। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने ये पूछा जा रहा है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वह किसान जिसके पास क्षेत्र यानी कितना भूमि वाले किसान को यानी छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि हो, ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2 से 3 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि उपस्थित है उसको हम लोग छोटे यानी उसको छोटे किसान के अंतर्गत जो है इसको रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था उस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये कब किया गया था, तो ये आपको 19 जुलाई को किया गया था। कब, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये डेट आपको याद रखना, ये डेट आपसे पूछा जाता है कि ये जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अभी जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण अभी टोटल कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी आपका हो पाया है प्रेजेंट टाइम में, अगर हम बात करें तो टोटल 21 बैंकों का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ ये 12 बैंकों का दिया हुआ जो कि आपका गलत है, ठीक है। किसी किसी बुक में दिया हुआ है, बाकी में आपको 21 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में, वर्ष 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि क्रीमियन युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था 1854 से लेकर के 56 के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि क्रीमियन युद्ध जो है, ये क्रीमियन जो युद्ध है ये किसके बीच जो है लड़ा गया है, तो ये रूस के बीच लड़ा गया है। किसके बीच, तो ये आपका रूस के बीच लड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका ब्रिटेन के बीच लड़ा गया, किसके बीच, ब्रिटेन के बीच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका फ्रांस के बीच भी लड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑटोमन के बीच लड़ा गया, किसके बीच, तो ये आपका ऑटोमन के बीच भी ये लड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तुर्की के बीच भी लड़ा गया है, किसके बीच, तो ये आपका तुर्की के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न की, तो 1854 में जो है 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये आपके रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन डी राफेल। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा, जो कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध पुस्तक रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, तो ये आपका लियोनार्डो दा विंची की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 29 नंबर में कि वहाँ मिहिर थे। तो बताइए कि वहाँ मिहिर क्या थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए ये क्या थे, तो ये आपका एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय थे। कहाँ के थे ये, तो ये आपका जो है भारतीय थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में, भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कौन सा आपका झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। उलर जो झील है यहाँ पर आपको फुलझर जो झील है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंचल झील, तो अंचल झील कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोलेरू झील जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमीरस झील की, अगर हम बात करें कि हमीरस झील ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे चीज़ें जो पूछी जा रही है कि भारत कि निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में आपका अवस्थित है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंचल झील। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और वीडियो को आपको शेयर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं फायरमैन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाकर आप आसानी डेली प्रैक्टिस टीचर को देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।